नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोड़। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। वैसे तो हरियाणा की फिजाएं ठंडी हो गई हैं, लेकिन यहाँ की सियासत में बहुत गर्माहट है इन दिनों। ये गर्माहट कई वजहों से है। उन वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह है कि हरियाणा की राजनीति में एक स्तंभ की तरह जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी बिताई है, एक बड़े राजनेता रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोई चुनाव नहीं है, कोई ऐसी हलचल नहीं है। 4 साल बाद प्रदेश में चुनाव है, तो जाहिर है कि बहुत सारी चर्चाएं होंगी और सियासी गलियारों में हलचलें होंगी, गर्माहट होगी, सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ वो शख्सियत हैं, इस वक्त आपको रूबरू उनसे करवाते हैं और तमाम तरीके से हम बातें करेंगे कि करीब 5 दशक की राजनीति क्योंकि उन्होंने की है, तो 5 दशक पहले की राजनीति, आज की राजनीति, कितना फर्क है। आज समाज कहां जा रहा है, आज राजनीति कहां जा रही है। आज 50 साल पहले जो सपना देखा था हरियाणा को आज लेकर आने का, क्या वो सपना साकार हुआ? क्या हम उस सपने को जी पाए, यहां तक ले पाए? तमाम सवाल हैं। चलिए, बहुत ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर संपत सिंह, 6 बार के विधायक, मंत्री रहे, संगठन में काम किया और बड़े बड़े राजनीतिक जो दल हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं, उनके साथ काम किया। सबसे बड़ा चेहरा तो चौधरी देवीलाल ही हैं, जिनकी उंगली पकड़कर आपने वो राजनीति का कगघड़ा सीखा है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। देखिए, मैंने चौधरी देवीलाल की उंगली नहीं पकड़ी थी, बल्कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे राजनीति सिखाई थी। मेरा राजनीति में आने का कोई सोचा ही नहीं था कभी मेरी ज़िंदगी में जी। मैं तो गांव में पढ़ा और गांव के बाद हिसार आ गया, वहीं से बीए, वहीं से एमए कर ली और पॉलिटिकल साइंस में जो है मैं एक लेक्चरर जिसको बोलते थे, आजकल जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उसके रूप में मैंने काम किया 2 कॉलेजों में, अलग अलग कॉलेजों में। और मेरी वो अडोक सर्विस थी। साथ में मैंने प्राइवेट स्कूल भी खोल लिया था, क्योंकि एजुकेशन से अलग तो मुझे कोई काम आता ही नहीं था। जी। तो 77 के जो चुनाव हो रहे थे, मैं किसी वकील साथी के साथ कोर्ट में गया हुआ था हिसार के, बाई चांस। और उसी टाइम चौधरी देवीलाल जी एकदम आके गाड़ी रुकी और उतरे। उनके साथ एक उनका सिक्योरिटी कर लो, उनका मददगार कर लो, चौधरी भीम सिंह जी होते थे और ड्राइवर था, बस इतने थे। गाड़ी ही उतरे तो हम दोनों ने उनको नमस्ते की। उन्होंने पूछ लिया कहाँ से हो? मैं जी भट्टू कला से। बोले वहाँ तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ जी, आप भट्टू कला से चुनाव लड़ रहे हो। इतना कह के और वो कोर्ट के अंदर चले गए। हम वहीं खड़े रहे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कोई कोर्ट का काम नहीं था जी। जस्ट टू पास, समय पास करने के लिए आए हुए थे। और इतने में चौसा वापिस आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि शहर की तरफ चलोगे? अब चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत और ऑफर दे, देखिए कितने महान शख्सियत थी। आज तक वो कहता है कि छोटा सा भी कार्यकर्ता भी होता है, वो भी कभी किसी को लिफ्ट नहीं देता। और उन्होंने बड़ी खुशी से कि शहर की तरफ जाना है, मतलब वो हमारी समस्याएं समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि हम कोई रिक्शा में जाएंगे या 3 व्हीलर में जाएंगे या पैदल जाएंगे। मतलब इतने वाहन भी नहीं थे। इतने नहीं थे, वाहन नहीं थे उस टाइम थे। तो हमने कहा जी हाँ जी चलेंगे। तो रास्ते में कचहरी से निकलते ही मैंने वैसे पूछ लिया, वो दिल्ली जा रहे थे। मैंने कहा चौधरी साहब खाने का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे थे। बोल तुम्हारे पास बंदोबस्त है मेरे खाने का? वो जी आपका सुना है, आप तो बहुत सीधे साधे खाते हो, तो चलो मैं चलता हूँ। तो मैं रेलवे स्टेशन के सामने वहाँ रहता था। मेरा तो नीचे तो स्कूल चलता था, ऊपर एक 4 फ्लैट के रूप में बीच में गैलरी थी, वो बिल्डिंग थी जो किराए पे ले रखी, जो स्कूल भी चला रहा था, ऊपर रह रहा था मैं। और तब 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो उस दिन जो है मेरी वाइफ भी उस दिन वहाँ थी नहीं। तो हम जब आए तो मैंने, वो धर्मपाल गुप्ता जी थे मेरे साथी, उनके घर के आगे गाड़ी रोक ली। कहने लगे तुम्हारा घर है? मैंने कहा जी मेरा नहीं है, मेरा तो एक किराए की बिल्डिंग पीछे है, उसमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कहने ना वो तो दिक्कत है, फिर चलो यहीं। तो वहीं गुप्ता जी के घर जो है ना रुके, खाना तैयार हुआ, खाना खा के 20-25 मिनट लेटे, और लेट के और चाय पी के और अपना कंघी रखते थे जेब में। तो बाल तो उनके आखिर तक तेरे बड़े थे। जी जी। तो कंघी फेरी, क्या ठीक है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और उस टाइम 23 या 24 जून थी।
कि उस दिन भट्टू में जलसा रखा हुआ है, उसमें तुम लोग आना। मुझे आ जाएंगे जी। तो उस दिन चले गए हम। वो गुप्ता जी मेरे साथी थे, उनके पास जीप थी। अच्छा। तो बीच में भट्टू जब जाते थे हम, कच्चा रास्ता भी था, पक्का नहीं थी सारी सड़क। हिसार से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेलवे की थी, जी जी। रोड की नहीं थी। तो धक्का मारते मुड़ते हम पहुंच गए। तो स्टेज में एक किनारे जाके मैं बैठ गया। तो बाद में वहाँ जो पहुंचे तो कहने लगे भाई तुम्हारे गांव का एक प्रोफेसर है। बोला हाँ जी ये बैठे जी, नाम तुमको क्या देना था भाई, इतना ही था प्रोफेसर है जी। बोले तुम भी बोलो भाई, कुछ बोलना होगा। चलो कॉलेज में रोज़ बोलते थे पढ़ाने में, तो 5-7 मिनट जैसा भी उस टाइम दिमाग की बातें थी वो कह दी। फिर उन्होंने कहा कि तुम चुनाव प्रचार में यहाँ टाइम लगाओ, मैं कल यहाँ टूर कर रहा हूँ गाँव का, विलेज टूर, हरिडली वेरी वो करना था टूर उनको, और जिसको तूफानी दौरा बोलते थे। तो बाद में उनको तो और बहुत जगह जाना था हरियाणा प्रदेश में। तो मैं उनके साथ 2-4 गांव में रात, फिर कहने लगे तुम आगे आगे चलो, तुम भी कुछ बोला करो। एक उनका पुराना कॉमरेड साथी था, तो वो मेरे साथ हो लिया, हम दोनों थोड़ा बहुत आगे बोलते, लोगों को तैयार करते थे, इतने में चौसा आ जाते थे। और उसके बाद वो पूरा हुआ तो उसके बाद कहने लगे कि तुम यहीं दफ्तर में और मैं आना जाने का काम रखना। ठीक है जी। चुनाव हो गए, वो मुख्यमंत्री बन गए। मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए आया। 1 नंबर कोठी थी जब भी, उस टाइम भी, लेकिन सिर्फ 1 नंबर चंडीगढ़ आया। हाँ यहीं चंडीगढ़। तो मेरी इच्छा ज़्यादा नहीं थी, मेरी इच्छा पली, मैं यूँ कहता नहीं मुझे स्वार्थ नहीं जगा, ये देख के मुझे स्वार्थ जगा। वो जगह था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, एक लेक्चर, बस इससे ऊपर नहीं थी। मुझे उस टाइम ये नहीं मालूम था कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई ऑफिस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, कि PA भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, एडवाइजर भी होते हैं, नहीं। उसके बाद मैंने कहा जी मुबारकबाद दी, तो कहने तुम बैठो। मैं 5-7 मिनट बैठा, इतने में एक चिट्ठी आ गई लेटर बन के कि आपको जो है ना मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सचिव लगाया जाता है। आपको मालूम था कि होता क्या ये? ना मुझे नहीं मालूम था। मैं ईमानदारी से उस टाइम ड्राइविंग में बैठे थे, मैं भाग के गया। उनके पास शरण सिंह मान जी MLA बैठे थे और 1-2 और उस टाइम थे। तो मैंने कहा तो सब ये क्या कर दिया, मेरे नहीं मालूम, मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं है, आप ही सीख जाएगा कर। तो शरण सिंह मान ने कह दिया कि मेरे नाम 16 नंबर MLA फ्लैट है, वहाँ आप आराम से रहना, मैंने तो एक दिन मीटिंग के लिए आना है कर। जी जी। उन्होंने वो ऑफर दे दी और मैंने चलो ज्वाइन कर लिया और फ्लैट में वहाँ रहना शुरू कर दिया। और गाड़ी भी सरकारी आ गई, चलो जो भी था कर। 2 साल उनके साथ काम किया यहाँ। फिर वो चीफ मिनिस्टर से हट गए थे, भजन लाल जी बन गए थे। विद इन पार्टी उन्होंने रिवोल्ट करवा दिया था। प्राइम मिनिस्टर के घर पर पहली बार मैंने देखा कि जनता पार्टी की, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हुई। 2 बार नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ गिर गया विद इन पार्टी चंडीगढ़ में। तो और फिर उनके हाउस में मतलब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की दखल थी। जी जी। और भजन लाल जी उस टाइम जीत गए, चौसा हट गए। हटने के बाद उन्होंने दिल्ली से लेकर डबवाली तक 2 दिन में 70 गांव कवर किए। अच्छा। उनके साथ ही था। उनकी कैपेसिटी देखो कितनी ज़बरदस्त कैपेसिटी उस शख्सियत की थी। कर और लंबा ऊंचा कद उनका था। लंबा कद, लोगों में इतनी पहचान जबरदस्त, मतलब अचानक आप जा रहे हो और लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। चलो उसके बाद 1980 का चुनाव आ गया पार्लियामेंट का जी। तो उस टाइम ये चुनाव के जो कैंडिडेट लड़ रहे थे पार्टी से, तो 69 साउथ एवेन्यू में इनका फ्लैट होता है, दिल्ली के अंदर मिला हुआ था MP के रूप में। तो मुझे कहने लगे कि ये जो है ना, ये सामग्री है। 2-4 लोग और थे कि जो भी आए ये एरिया बता दिया था, बंडल। कुछ राजस्थानी कैंडिडेट थे, हरियाणा के थे, और इस तरह करके कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा देना। वो ठीक है। चुनाव हो लिया, वो जीत गए, सोनीपत से MP बन गए। तब उन्होंने भट्टू से इस्तीफा दे दिया। मैं जरूर 2 साल ले लिया, मैंने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आगे राजनीति में आऊँगा। मैं एक जैसे एक अधिकारी रहता है साथ में, उसके रूप में रहा था कोई। और वो भी आप, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया उनके साथ, तो आपके लिए वही पदवी बहुत बड़ी थी। हाँ मतलब वही तो कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में कि भी राजनीति में मैं आऊँगा, चुनाव भी लड़ूंगा। और वो भट्टू से पहला चुनाव कहा कि चुनाव तुझे लड़ना है। मैंने कहा जी मैं कैसे लड़ूंगा, मुझे पता ही नहीं राजनीति का। बोले पार्टी लड़ेगी, तुम मोटरसाइकिल चलाएगा और मोटरसाइकिल पर वोट मांगेगा।
मैंने कहा ना मेरे पास मोटरसाइकिल है ना मुझे चलानी आती है। हाँ। चलो मैंने एक जीन से साथी से बुला लिया और वो मोटरसाइकिल आ गई, उनकी यजदी मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अच्छा। और चुनाव मुझे नहीं मालूम किस तरह लड़ा गया, मुझे तो एक ड्यूटी थी कि घर घर जाना है, बस घर घर वोट मांगने हैं। मैं तो वही काम करता रहा, मोटरसाइकिल पर जाते थे, हम घर घर मांगते थे। चुनाव हो गया और हम चुनाव हार गए थे 6-7 हज़ार वोटों से। जी जी। फिर हारने के जो कारण ढूंढे पड़े, तब राजनीति जागृति आई कि उस टाइम चौबे चौधरी जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत जगह 600, 700 वोट बोगस वोट बना रखे थे। आज जो राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी, हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ नहीं है वोट चोरी। हाँ। ये तो उस टाइम क्या था कि जब मैंने पता किया, हमने स्टडी की, फिर तो डीप जाता गया, तो राजस्थान के 7 लगते गांव थे जी। उन गांव के वो वोटर थे, और उन वोटर को एज इट इज आदमपुर हल्के में कई गांवों के अंदर छाप रखे, और बट्टू हल्के में भी उस टाइम जो गांव थे उनके बिश्नोई डोमिनेटेड गांव थे, उनमें छाप रखे। तो मैंने तीनों लिस्ट ले जाकर, एक साथ मेरे और हुआ करते थे ऋषि सैनी जी, तो हम इलेक्शन कमीशन को गए। अच्छा। क्यों हमें ये राय दी थी, उन दिनों इंग्लिश ट्रिब्यून के होते थे कॉरेस्पोंडेंट मिस्टर अमन मोहन, वो कहने लगे आप भाई साहब वहाँ जाओ दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास, कि आपको इतना बढ़िया सबूत मिल गया आपको। वहाँ गए तो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर भेज दिए और वोट वो कटे। उसके बाद फिर भी रह गए, तो हमने तैयारी करके, मेरे मकान जब उन दिनों यूनिवर्सिटी के सामने होता था जी, और मकान क्या कंस्ट्रक्शन हुई थी। मेरे ताऊ जी ने कहा कि जब तुम राजनीति में आ गए हो तो इस शहर में तुम्हें मकान, हालांकि हमारा कोई घर इतना बड़ा घर नहीं था, लेकिन वो थोड़ा बहुत बिजनेस किया करते थे। इस वजह से जो है ना उन्होंने मुझे प्लॉट लेके 500 गज का और यूनिवर्सिटी के सामने वहाँ मकान मेरा बना दिया था। कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया था और कुछ नहीं हुआ था उसमें। उनके बाद में जो हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, वो काम सारा वही रुक गया था। तो वहाँ रात को 3-3 बजे तक यूनिवर्सिटी के बच्चे आते थे, क्योंकि वोट को चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम था। उसके वोटर की सारी आप आईडी दो, और किसके खिलाफ आप चैलेंज कर रहे हो? नहीं वो कर रहे हो, यही यस है ना, सबसे बड़ी बात है। और उस वक्त सोशली और वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आज तो नहीं मीडिया थी, सब कुछ बड़ा दिखता भय है। था, बड़ा भय था, बहुत बड़ा भय था। लोगों से बड़ा डर होता था, जबरदस्त भय था। तो मुश्किल से लोगों को रात को जाके उनके दस्तखत कराए। उसमें क्या था कि पहले आप सारा जो डिटेल दो, जिस वोट को चैलेंज कर रहे हो, इंडिविजुअल वोट को, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टर कौन है, उसी हल्के का होना चाहिए, उसी गांव का होना चाहिए, और उसके बाद उसको सेकंड करने वाला होना चाहिए। सबके पर्टिकुलर 2 पेज का था जी। एक वोट को कटवाने के लिए कितना टाइम लगता था। 30-35 लड़के, मेरा एक साथी था दलबीर सिंह, वो लेके आया करते थे, और वो वोट फिर हमने चैलेंज किए। तो हम नागौरी गेट से लेकर और कचहरी तक, SDM के दफ्तर तक, क्योंकि RO वो थे उन दिनों में, उनके दफ्तर तक हम जुलूस में गए और गठड़ी बांध रखी थी, सारे बोगस वोट्स के जो फार्म भरे गए थे उनके, तो उस पर ये लिख रखा था कि किस तरह से वो बोगस वोट बनाए गए हैं। चलो वो अभियान चला और अच्छी कामयाबी मिल गई हमें। और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर गांव में जाना शुरू कर दिया। मैं बस में जाया करता गांव में। अच्छा। 2-4 और साथी होया करते, तो शाम को हम लोग गांव में मीटिंग किया करते, और सुबह उठते घर घर जाया करते गांव में। इस तरह कॉन्टेक्ट करता रहा, ये मेरा सिलसिला चलता रहा। मतलब उस बाई इलेक्शन के बाद फिर राजनीति जागृति आई थी, और करते करते 82 का चुनाव आ गया। 82 के चुनाव में चौधरी देवलाल जी की और चौधरी चरण सिंह जी की आपस में टकराव हो गया था। तो उस वजह से चरण सिंह अध्यक्ष थे। काफ़ी टिकटें जो चौधरी देवलाल के नज़दीकी लोग थे एलिजिबल थे, लेकिन टिकटें काट दी गई, जिस तरह आजकल चल रहा है कांग्रेस में चला। चीजें तो वैसी हैं, मतलब हाँ बिल्कुल लेवल चेंज हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम में मुझे जो है ना वही चीज़ देखनी पड़ी थी कर, और मैं पुराना अनुभव है आपका। शिकार हो गया था, शिकार हो गया तो मेरी टिकट कट गई। और पुराने कांग्रेस से जुड़े थे, मेरा नाम गोदारा जी थे, चौधरी देवलाल जी के राइवल हुआ करते थे जी, बिल्कुल। लेकिन आजकल की राइवल नहीं थी, वो एक असूलों पर थे कर, तो उनके दामाद को टिकट दे दी गई। और ऐसे बहुत थे। ये महेंद्र प्रताप जी जो हैं, फरीदाबाद से 2 बार चुनाव लड़ाए, MP का हार गए थे, पहले MLA कई बार रहे, मिनिस्टर कई बार रहे। ये कांग्रेस में हुआ करते, इनको भी लोकदल की टिकट दी थी। ऐसे बहुत लोग थे। तो लोगों में जोश इतना ज़बरदस्त था उस टाइम पे, क्योंकि मैं राजनीति में बहुत एक्टिव हो चुका था उस टाइम। तो यूथ था वो मेरे साथ लग गया, और चौधरी देवलाल के जो ओल्ड गार्ड्स थे वो भी साथ थे। तो एक किस्म की दोनों पीढ़ियां साथ आ गई, और दोनों पीढ़ियां आने साथ सब कहा बैठना नहीं है, चुनाव लड़ना है, आज़ाद लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे। अच्छा। मैंने चौधरी साहब से पूछा, तू जीत जाएगा? ये हालात तो बहुत बढ़िया है, तो लड़ ले चाहे चुनाव। मैं लड़ूंगा तो आपके नाम पर ही।
बोले तू जैसे तेरी मर्जी आओ सर लड़ ले चुनाव। मैंने उनकी परमिशन ले ली और मैंने फिर आज़ाद लड़ा। तो जो इसको टिकट दी थी जनता पार्टी या लोकदल की जी, उसको हफ्ते के अंदर लोगों ने उसका ऐसा बाइकाट किया था गांव के अंदर कि उसको अपना दफ्तर उठा के जाना पड़ा। और आप देवीलाल जी के नाम पर ही वोट नाम मांगते पर रहे? वोट आज़ाद था। शेर का मुझे निशान मिल गया। ये भी अच्छा हुआ कि लोगों नारे लगाते संपत शेर जीतेगा, फलाना जीतेगा, ये होगा सर। तो खैर वो हुआ और मैं चुनाव वो जीत गया। उसके बाद स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है। 31 थे लोकदल के जीते थे जो चौधरी देवलाल लीडरशिप कर रहे थे, और 36 कांग्रेस के जीते थे। मेजोरिटी किसी की नहीं थी। 10 वोटों का फर्क था, 10 वोट्स का कांग्रेस के लिए। तो पहले तो चौधरी देवलाल जी के साथ हम आज़ाद भी 9 आज़ाद थे और 6 उन दिनों बीजेपी के थे, और 3 कर्नल राम सिंह जी ने कोई नई पार्टी बना रखी थी, जनता पार्टी की कोई ग्रुप बना रखा था। इस तरह करके सभी हम करीबन 50 के ऊपर थे। गवर्नर साहब से मिले और चौधरी देवलाल जी के लिए कि हमारे लीडर हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सोमवार को आना। एतवार को सिंगल लार्जेस्ट फार्मूला लगा के और चौधरी बंदरलाल को सीएम बना दिया। अच्छा, ओवरनाइट ही कर दिया सब? ओवरनाइट मतलब आप लोगों को कहा कि कल आइएगा? अच्छा। एक बीच में मैं कौन से राज्यपाल एक बात मेरी रह गई जी, कि जब 79 में चौधरी देवलाल को हटाया गया था, बंदरलाल को बनाया गया था, तो चौधरी देवलाल जी ने मोरारजी देसाई जी को बहुत बड़ी बात कही थी। कहाँ हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है, उसका चीफ मिनिस्टर अटता है, कहा कि मोरारजी भाई आपने मेरी झोंपड़ी में आग लगाई है तो महल में आपको नहीं रहने दूंगा। और विदिन 2 मंथ्स उनको बदल दिया था, रिजाइन करना पड़ा उनको, और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो कितना बड़ा चैलेंज दिया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये जैसे 82 का मैं बता रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट करके चौधरी बंदरलाल जी को सीएम बना दिया। और उनको सीएम बनाने के बाद जो है जिस तरह से हॉट ट्रेडिंग हुई, जबरदस्त हुई, और लोग जो है ना 11 तो लोकदल के चले गए थे कांग्रेस में। उन दिनों ये फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। मतलब फ्लोर टेस्ट नहीं होता था उसमें? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी मतलब? हाँ, आराम से थी। ये शुरुआत ही उस टाइम हुई थी। हाँ। ये मैंने बहुत युग देखे हैं, ऐसे युग जो है ना, जो उस टाइम की शुरुआत, कई चीज़ों की शुरुआत हुई थी। फिर से देख रहे हो और आप ये? हाँ, फिर से देख रहा हूँ। तो वो हुआ, और चौधरी बंदरलाल को सीएम बना दिया गया था। लोग चले गए 11 तो जैसे लोकदल के चले गए, और जितने आज़ाद थे और थे वो सारे बीजेपी को छोड़ के सारे उधर चले गए। अच्छा। उन दिनों वो मेरे पास बहुत बार आए चौधरी बंदरलाल जी, कि हमारा एरिया दोनों का साथ लगता था, आदमपुर और भट्टू। एक सड़क पर कभी उनके गांव आ जाते थे, कहीं मेरे गांव आ जाते थे। तो कहने लगे संपत तुम तो आज़ाद बना है, तुम तो आ जाओ इधर। जैसे आज़ाद उनके लिए बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट होता था। तुम्हारे पास क्या है? ना कुछ नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा ना गाड़ी है ना घोड़ा है, घर जैसा था वैसे पड़ा है, और नहीं सब चीज़ हो जाएगी। मतलब जैसे लोग लालच दिया करते हैं, मैं अपनी जबान से क्या बताऊं। वो नहीं, उसको तो कहते दोनों हाथ में लड्डू हैं कि आपको बस ठीक दौलत है, भी मिलेगी, कोई पद बिल्कुल, भी मिल सब कुछ जाएगा। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मिनिस्ट्री वगैरह और सब कुछ कर। तो मैं ये नहीं कह सकता, उस टाइम तक मेरे में इतनी बुद्धि आ गई थी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कन्विक्शन काम कर रही थी। मैंने कहा जी मैं चौधरी देवलाल के साथ नहीं छोड़ सकता। बोले तुम तो आज़ाद हो? नहीं, मैं आज़ाद नहीं। मुझे वो आदमी राजनीति में लेके आए थे, मैं उनका हाथ नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आपने उनके नाम पर वोट भी तो मांगे मांगे थे, लेकिन वो लोग आजकल मांगते भी हैं, एक भी नहीं लगाते हैं। वही तो राजनीतिक गिरावट है नहीं, ना। लेकिन वो गिरावट आ गई ना। तो उस टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको हरियाणा की हिस्ट्री में कोई आज़ाद एमएलए ऐसा नहीं मिलेगा जिसको इतना बड़ा ऑफर हो। हाँ, इतनी बड़ी ऑफर और इतने एमएलए की जरूरत हो। हाँ। एक आधे ऐसे हो सकते हैं जब जरूरत ना हो पार्टी को, सरकार को लिए, तो हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट आदमी सरकार के अलग रह जाए, चलो। लेकिन जिस जरूरत हो, बिल्कुल, और 10 एमएलए की जरूरत हो, उस टाइम सबसे सॉफ्ट टारगेट तो बनता ही आज़ाद है। जी जी। अब पिछली बार देखा था आपने, एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मैं कोई किसी के पुलिसिया कहने से थोड़ा ही चला जाऊंगा सरकार में, और थोड़ी देर के बाद में पुलिसिया तो नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ थी, उसी के साथ बैठकर हेलीकॉप्टर में दिल्ली चले गए और जाके मिनिस्टर बन गए थे। तो ये अपनी अपनी कन्विक्शन होती है। तो मेरी इतनी ज़बरदस्त कन्विक्शन थी और चौधरी देवलाल के साथ, इस वजह से जो है ना मैं उनके साथ डटा रहा, और उसके बाद मुझे फल भी मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी देवलाल जी ने बहुत इज्जत दी, उसके बाद बहुत संघर्ष चले। इसमें मैं ऐड कर दूं, आप रणजीत चौटाला को ले आऊं, अभी थोड़ा बाद में लेके आना, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप। रणजीत चौटाला की क्या भूमिका रही? मतलब नहीं, रणजीत चौटाला जी 87 में जो है
एमएलए बने थे, बाद में मिनिस्टर भी बने थे। और जब ये महम का मामला हो गया था उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था पार्लियामेंट से, सॉरी असेंबली से, मिनिस्ट्री से भी। और थोड़े दिनों के बाद फिर राज्यसभा का चुनाव आ गया, उसके लिए वापस भी आ गए कि मुझे राज्यसभा बनाओ। तो खैर चलो, चौधरी साहब की मर्जी थी, उनको राज्यसभा का बना दिया था। तो उनकी भूमिका तो ठीक है, जैसी रही बढ़िया रही। मैं कोई उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 82 से 87 तक हमारा जो संघर्ष चला ना, वो अपने आप में, जिसको अपने कहते हैं हम न्याय युद्ध बोलते हैं अभी भी। हाँ जी, हाँ जी। कि ये रावी व्यास का पानी जब सरप्लस वाटर था, इस पर जो फैसला है राजीव गांधी जी का, राजीव लोंगोवाल समझौता बोलते हैं उसको, ये 24 जुलाई 1985 को आया था। उससे पहले हाँ, चौधरी देवलाल जी मुझे कहा संपत, क्योंकि 1984 में जो है ना, उससे पहले ज़बरदस्त गुस्सा था लोगों में। ये 84 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया तो राजीव गांधी जी को 400 सीट मिल गई, हरियाणा की 10 की 10 मिल गई। तो सो साहब कहने लगे संपत अब ये क्या होगा, हालात तो बहुत माड़े हो गए। तो उन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे घर। पहले प्रताप सिंह कैरो से लड़ते रहे ज्वाइंट पंजाब में, और मैं तो क्या होगा, वो देखो जी आप बैठे हैं, इतना सब कुछ होगा। फिर मुझे उन्होंने राय दी, बोला तुम जो भजनलाल के खिलाफ मुखर होके बोलते हो, चार्जेस लगाते हो उनके खिलाफ, इसके पास तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब हमने जो है ना, ये रजिस्ट्रार जनरल जो इंडिया के थे, उनके दफ्तर से जाकर हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी ली जो इनके एक रिलेटिव के नाम इंडस्ट्रीज़ थी, 14 या 15 इंडस्ट्रीज़ की रजिस्ट्रेशन थी। और इस तरह काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करी, कह लगे तुम उनको रिकॉर्ड इकट्ठा करो, बोले इसका मेमोरेंडम बनाते हैं और प्रधानमंत्री को देते हैं। तो मैंने वो मेमोरेंडम तैयार किया अपने साथियों के साथ मिलके, और चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री जी से 4 जून 1985 का टाइम ले लिया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी। और बड़े बड़े जितने भी नेता थे विपक्ष के, चौधरी चरण सिंह जी थे, बाबू जगजीवन राम जी थे, ज्योति बसु वगैरह थे, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, हर पार्टी के, उनके सब के उसमें उन्होंने पर साइन करवाए। और उसमें एडिटिंग जो है ना बहुगुणा जी ने की थी। अच्छा। लिखा मैंने था, बाद में एडिटिंग वो करते थे। रात को हम जाया करते, देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा। साधन तो हमारे पास थे नहीं, एमएलए जरूर बन गया था, हरियाणा भवन में कमरा मिल गया था दिल्ली, लेकिन शाम को जाया करते, रात को लेट हो जाया करते एडिटिंग करने में। दिन में आके फिर कनाड प्लेस में फिर उसकी टाइपिंग करवाते, दोबारा कराते। लेकिन रात को आया करते तो उन दिनों में ये 3 व्हीलर की हड़ताल थी। अच्छा। टैक्सी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वहाँ से सुनहरी बाग से पैदल चल के हरियाणा भवन आया करते, तो 10 बजे कैंटीन बंद हो जाती थी। खाना नहीं अब तो चलो आजकल तो हम कितने बजे बना सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस वो टाइम ऐसा था। तो रास्ते में इंडिया गेट पर जो है ना, ये जो भी रेडी लगी रहती है, उनको कुछ छोटा मोटा जो भी खाने को मिलता था ना, वो खा के आकर सो जाया करते थे। तो इस तरह संघर्ष की लाइफ जो है ना, वो सारी की सारी संघर्ष की बीती थी। लेकिन खैर अल्टीमेटली चलो उनको मेमोरेंडम पेश किया गया। तो चौधरी साहब ने जाते ही 2 लाइन कही राजीव गांधी जी को, मुझे याद आज भी, कि अगर तुम कांग्रेस को यूथ रखना चाहते हो तो इसको हाजी मस्तान को हटा दो। भजनलाल जी के बारे में हाजी मस्तान कहते थे। अच्छा। उन दिनों को हाजी मस्तान दिल्ली मुंबई के बहुत बड़े कोई थे, डॉन थे। हाँ। इतना ही कहा, फिर कहना बाकी ये लड़का बता देगा आपको। अब मैं क्या बोलूँ, इतने बड़े बड़े नेता बैठे सारे के सारे वहाँ, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हों, मैं तो आज न्यू था बिल्कुल ऑल टुगेदर। वो 2-4 सेंटेंस मैंने बोल दिया, उन्होंने कह दिया, और फिर जो है ना उन्होंने मेमोरेंडम ले लिया अपना। और फिर एक कमीशन भी बिठाया था कोई, लेकिन वो नाम मात्र के लिए थोड़ा अपने चीफ मिनिस्टर को बचा लेंगे, ठीक है। तो जैसा भी था वो लड़ाई ले हुई थी। तो 9 अगस्त को हमने जिस तरह से ये मूवमेंट चली थी, तो उस मूवमेंट के नाम पर जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन चला था। तो हमने ये कहा था कि भाई भ्रष्टाचार मिटाओ, भजनलाल हटाओ। इसका सभी पार्टियों, चौधरी देवलाल जी जोड़ के, डॉक्टर मंगल सेन वगैरह थे बीजेपी के नेता, रोहतक में एक जलसा रख दिया। इतने में ही जो है ना 24 जुलाई को समझौता आ गया। वो तो 9 अगस्त को आना था। तो समझौता आने के बाद रण सिंह मान जिनका नाम ले रहा था, जो दादरी से एमएलए रहे पहले, बहुत अच्छे साथी रहे, संघर्षशील रहे हैं। उसने और मैंने जो 2 धाराएं उसमें देखी, 7 और 9, जिसमें पानी के बारे में थी और टेरिटरी के बारे में थी, जिससे हमें लॉस हो रहा था। अच्छा। तो बात उठाई और चौधरी साहब ने कहा कि इस पर तो बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
तो वो जो था ना भजना लटाव वाला, वहाँ राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ जो है ना वो रैली बन और गई, बदल गया, बदल गया, एजेंडा बदल इश्यू गया। बदल गया एकदम। हाँ जी, हाँ जी। और वो जितना जल्दी इतना फायर की तरह से काम किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करने वाला मुद्दा था, सारे पूरे हरियाणा को सारे अफेक्ट कर रहा था। और करप्शन का मुद्दा अगर आप उठाते तो वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ था। पार्टी की बात नहीं, मैसेज के लिए था। हाँ, उस टाइम तो पार्टी की बात ही नहीं है, मैसेज जी, के लिए आ बिल्कुल, गया था। बिल्कुल। मैसेज के लिए आ गया तो बहुत बड़ा इशू बन गया। और इशू को चौ देवलाल जी ने बाद में जो है 5 दिसंबर को यात्रा शुरू करी हिसार से 85 के अंदर, पैदल यात्रा 18 दिन की रखी गई थी। और वहाँ बोट क्लब पर इतनी ज़बरदस्त रैली हुई। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजर नहीं हो सकता। गजब का उन्होंने जो गैदरिंग इकट्ठी करी ना, उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ था। हर जिले में गए, हर जगह गए। लेकिन चौधरी साहब ने जब यात्रा शुरू की थी तो ज़बरदस्त हिसार में स्वागत हुआ। और आगे से आगे दिल्ली तरफ बढ़ते गए ना तो अपने आप उस यात्रा में हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। एक मूवमेंट इतनी ज़बरदस्त चली होगी, या तो गांधी जी ने पहले मूवमेंट चलाई होगी या चौधरी देवलाल जी की वजह से वो मूवमेंट चली थी। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो है ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिखाई थी, और बहुत तगड़े ऑर्गेनाइजर बने। स्पीकर बहुत बढ़िया थे चौटाला साहब का, बहुत अच्छा बोलते, एक्स टेम्पो बोलते थे। सोचिए कि अभी अर्जुन के इलेक्शन में जो बोल रहे थे, अगर आंखें बंद करके उनको कोई सुने तो कोई कह नहीं सकता कि इतने उम्रदराज नेता बोल रहे हैं। नहीं, वो तो उनमें कभी दिखे नहीं। वो तो गजब है। रात को जो है ना तारीख बदल के सोया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। कभी लेट नहीं हुए। जब भी गांव का प्रोग्राम रखते थे, काफी गांव इकट्ठे रखते थे, लेकिन लेट कभी नहीं हुए। ये और तारीख बदलने और चौधरी देवलाल पहले पहुंचते थे 5 मिनट। अच्छा, बड़ी रैली हुआ करती तो भी लोग कहते थे नहीं जी अभी ना हो, भीड़ आ रही है। बोले भीड़ आ जाए, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। जबकि आजकल नेता तो 2-3 घंटा इंतजार कराते हैं। जो थोड़े बहुत आए तो वो भी उठ के चले जाते हैं। हाँ, उठ के चले जाते हैं। चौधरी देवलाल सुनाया करते बोले संपत। और आज तो सब साधन भी तो है सर उनके पास। सब कुछ कुछ था ही नहीं। हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जी, ये जो 82 से जो 87 तक लड़ाई लड़ी थी 5 साल तक, गाड़ी अकेले चौधरी देवलाल जी के पास होती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बस में जाया करते थे। और वो किस्सा भी आप बताइए मुझे जरा। आपने तो क्योंकि साथ रहे हैं कि वो अपने साथ इतने पैसे रखते थे, बांटते रहते थे लोगों को चीजें, जो हाथ में आया दे दिया, सोचना नहीं। वो तो चौधरी देवलाल जी का ये था कि जैसे मान लो उन दिनों में मैं हिसार जिले का प्रधान था। पहले तो मैं युवा का प्रेसिडेंट रहा था। हाँ जी, हाँ जी। स्टेट का जी। और मूवमेंट हमने उस टाइम चलाई थी काम दो या जेल दो। तो काम तो क्या मिलना था, चंडीगढ़ आए थे, लाठियां मिली और जेल मिली थी। जेल में जाने का मौका मिला। तो उससे पहले तो मैं कॉलेज जब लेक्चरर था तब भी मिल गया था मौका जी। मेरे लगते ही 2 महीना के बाद में जानू डीए के लिए हमारी कोई हड़ताल हुई लेक्चरर्स की, तो मैं हिसार की जेल में रहा था 15-16 दिन तक। और दूसरा फिर ये काम दो या जेल दो में आगे थे। तो काम दो जेल दो उसमें हमने ये किया, डिसाइड किया भी मेडिकल वही कराएं जो घर से अफोर्ड कर सकते हैं, कि किसी का डंगर पशु है, किसी का और क्या है, घर जरूरी हो जाए जाना। तो मैंने और रण सिंह मान ने 2 तो हमने लीडर्स ने करवाई थी मेडिकल। और इसी तरह से 16 लोग और लिए थे, 18 लोगों का हमने करवाया था। बड़ी तरतीबाई से चलना पड़ता था सारा का सारा। तो हम यहाँ जो बुड़ेल जेल के अंदर आए थे। तो मैं जो कह रहा था उस टाइम जो मूवमेंट चला था वो ज़बरदस्त मूवमेंट बन गया। फिर बाद में रास्ता रोको आंदोलन हुआ, लोगों पक्षी भी उड़े ना उस दिन, उनके डरा मारे करते लोग। किशोर देवलाल ने हुक्म दे रखा है, ये क्या कर रखा है तुमने, कहा तू क्यों चल रहा है पक्षी, क्यों उड़ रहा है तू यहाँ से। कोई एक आधा हवाई जहाज ऊपर से निकल गया तो उसके भी डर फेंक रहे जैसे वहां तक। अच्छा। और छोटी छोटी सड़कों के ऊपर ही चूल्हा बना के लेडीज रोटियां बना रही थी। मतलब गांव की सड़क भी उस दिन नहीं चली। रास्ता जाम का मतलब ये नहीं था कह रहे हाई पर आपके 10 वर्कर बैठ के और बाद में गिरफ्तारी देकर आ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं चलने दिया सारा का सारा। इतना जबरदस्त जो है ना आंदोलन चला, और बड़ा इतना ऑर्गेनाइजेशन तो चौटाला साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद चौधरी साहब जैसे जोड़ते रहे ना, सबसे बड़ी खूबी उस आदमी की शख्सियत ये थी कि जोड़ते बहुत थे लोगों को। जैसे हिसार बहुत पुराने नेता थे, बलदेव तायल जी थे, नहीं बलवंत राय तायल जी थे, बलदेव छोटे थे उनसे, उनको साथ जोड़ा। उधर से बनारस साहब गुप्ता जी एक्स चीफ मिनिस्टर भिवानी में, उनको जोड़ा। मूलचंद जैन थे, करनाल के बहुत बड़े नेता थे, गांधीयन थे पुराने, उनको जोड़ा। पंडित भगुदयाल जी को जोड़ा जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, सबको जोड़ लिया। सीपीआई को जोड़ा, सीपीएम को जोड़ा, बीजेपी को जोड़ा, सबको जोड़ा। और आखिर में जो है ना उन्होंने टिकट बंटवारे में सबको एडजस्ट किया। बीजेपी को भी एडजस्ट किया और सीपीआई को एडजस्ट किया, सीपीएम को एडजस्ट किया, सारे जीते। सीपीआई को दे दिया था यहाँ टवाना से
और वहाँ हरनाम सिंह थे शाहबाद से, सरदार जी बहुत जेंटलमैन थे, सीपीआई के, उनको दे दिया था। आपका क्या रोल था इस बीजेपी के साथ जाने में, जो नहीं गठबंधन हुआ बीजेपी था? के तो उस टाइम तो सारा इकट्ठे बन गए, एक ग्रुप, एक बाद में जब इनेलो हुई और नहीं इनेलो अब तो हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम जो था ना, जी जनता पार्टी के बाद में जैसे अलग अलग हो गए थे, तो उस टाइम बीजेपी जो थी अलग थी। लेकिन देखिए मेरा रोल तो इतना ही होता था कि मैं हिसार और बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करते, जैसे मान लो कि इस जिले के अंदर कोई रैली है जी तो चौधरी साहब हर जिले में रैली करते थे, बड़ी रैली करते थे, उससे 15-20 दिन पहले अनाउंस किया करते थे, तो मैं वहाँ चला जाया करता। बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लिए चौटाला साहब आया करते, लेकिन विलेज टूरिंग के लिए मैं जाया करता था वहाँ। और कुछ जगह थोड़े से गांव में चो रणजीत सिंह भी जाया करते थे, तो लेकिन कोई ज़्यादा उनका इतना नहीं रोल था, लेकिन मैं हर जगह जाया करता था। मैं यहाँ तक बता दूँ कि ऐसे हालात हो गए थे, मैं जब रिवाड़ी में नारनौल में देवलाल ने जलसा रखा तो रिवाड़ी के अंदर मेरी आँख के चोट आ गई थी। अच्छा। तो चोट आ गई, मैंने वहाँ डॉक्टर कोई पौधार थे, आज मेरे याद है, उन्होंने मेरे पट्टी लगा दी थी आँख की। वो पट्टी बंधाई, मैं वहाँ से अपनी टेची उठाई, नारनौल से फरीदाबाद चला गया था। दशहरा ग्राउंड में देवलाल जी का जलसा होना था। विलेज टूरिंग 4-5 दिन तक तो मैंने पट्टी लगाई, विलेज टूरिंग करी थी। बस इतना एक मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था साथ में, और वो सारा था देवलाल जी की वजह से। एक मन में इतना भावना भर गई थी लड़ने की कि जो अपने किस्से सुनाया करते उसी हिसाब से होते थे। हाँ, जो जैसे ये बात थी उनकी कि जो कुछ होता है दिया करते थे, मतलब दानवीर थे, कहते कि वो दानवीर क्या, उस आदमी ने कभी, मैंने उनकी जेब में पैसा नहीं देखा, और जो भी आया उसे कुछ न कुछ देते रहे। मतलब जैसे मान लो कि स्टेट में कोई कहीं मीटिंग हो रही है, कोई जो करवार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी उन दिनों जैसी माला आया करती थी वो सारी उसी को जो पुराने वाले को दे दिया करते थे। बोले खर्चा तुम्हारा लगा, मैंने क्या, मैंने तो भाषण झाड़िया, तुमने स्टेज बनाई है, तुमने ये किया है, वो किया, वो कर दिया करते थे। और क्या इससे बड़ी क्या बताऊं आपको कि जब मैं 79 में सरकार चली गई और मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी से और पीएलडी से मैं साथ ही जाना था, तो मैं जैसे एक बार घर ही आ गया था अपने हिसार में मकान में, तो मेरे पास आए वो और आके 20,000 रुपये निकाल के मुझे दिए। मैंने कहा चौसा इनका मैं क्या करूँगा? बोलते रहे खर्चा भी चलाना है, कहाँ चलेगा तेरा, कहाँ से खर्चा तेरा आएगा? देखिए कितनी केयर करते थे वो, देखो हद ही होगी घर को। हमने मतलब इतना मतलब अपने आप को आत्मिक मतलब जोड़ लिया था हमें साथ में। तो इसी तरह और के देखते थे, कोई मुनादी करनी हो, किसी और करनी हो, कोई दिल्ली जाया करता, बोले जी कल को मैं मुनादिया भी करूँगा, बोले चलो ये 5,000 रुपये तुम ले जा। मतलब इस तरह से कभी भी जो उन्होंने जो है ना कि अपनी, मैं बता रहा हूँ कि जेब, मैंने कभी उनकी जेब में पैसा नहीं देखा, आपने कभी भी नहीं देखी। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी उनसे? फिर हम ओपी चौटाला पर आते हैं। नहीं देखिए, उनसे सबसे बड़ी लर्निंग लोगों से लगाव, लोगों से जुड़ाव, और हर व्यक्ति को जोड़ना। और ये जो आजकल ये जिस तरह जातीय मामला हो रहे हैं, वो सभी जातियों को साथ रखना। तब तो सर जितना क्योंकि आप तो बहुत पहले से, मेरे बचपन में मैंने कभी ये जात पात नहीं महसूस किया गांव में। नहीं क्या अब, लेकिन देखो हम तो सोच रहे थे कि एजुकेशन आने के बाद ये खत्म हो जाएगी, हमने कभी महसूस नहीं किया। हमें पता ही था कि जो हमारे साथ लड़का या लड़की बैठे वो कौन सी जाति से आते हैं, नहीं पता होता था। वो चीजें तो वो तो सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अब मैं ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ आपके रिश्तों पे आना चाहती हूँ। उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनके साथ भी एक लंबा अनुभव आपका काम था, सरकार में भी आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का जिसका उनका सबसे बड़ा मतलब जो गुण था उनमें ऑर्गेनाइजेशन का था, जोड़ के जिस तरह से ऑर्गेनाइज करना कोई चीज़ को, और पार्टी को जिस तरीके से चलाना। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, आप अगर किसी दुश्मन से पूछेंगे ना तो उनसे बढ़िया कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। कोई मजाल है कोई अधिकारी जब उन्होंने कोई बात कह दी और उस बात को इनकार कर दे, मतलब जिस तरह से आजकल हो रहा है ना, आजकल मुख्यमंत्री को कई बार कहना पड़ता है कि भाई बदली तो मैं भी नहीं करा सकता, लेकिन उन्होंने जो कह दिया ना, और सारे, हाँ बिल्कुल, सारे अधिकारी चौकन्ने रहते थे कि चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन रात को आएगा और तुमसे पूछेंगे। मतलब ये 100% सच्ची बात है कि वो हर रात को सभी अधिकारियों को फोन लगाते, एसपी को बिल्कुल लगाते, टेलीफोन लगाते थे, और सब लोगों को तैयार रहना पड़ता था, और सबके नंबर भी कहते हैं उनको याद रहते थे। हाँ, कई लोग तो जैसे कईयों के आते शाम को होती है थोड़ा, चलो जो अपनी इवनिंग जैसे मनाते हैं, लेकिन जब तो उनका टेलीफोन आ जाता था इतना तक उनकी इवनिंग खराब ही रहती थी। या वो शुरू नहीं करते होंगे? नहीं, जो भी है मतलब जैसा भी है, लेकिन मेरा कहना मतलब है कि इस बात का तो उनका कोई दो राय नहीं। खैर कोई सबसे ज़्यादा गुण था तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का था। और बाकी जैसे मैंने बताया कि जैसे एक रेगुलर का, एक डिसिप्लिन का, मतलब इतने हैंडीकैप होते हुए भी, बिल्कुल, और इतना बड़ा मतलब मेहनती आदमी, इतना संघर्षशील आदमी,
मैंने कोई राजनीति में अब तक नहीं देखा कोई ऐसा उनके बराबर का, क्या उनके नज़दीक आने वाला भी कोई आदमी नहीं देखा। इतनी ज़बरदस्त थी। और एक हाँ याददाश्त गजब थी। हजारों हजारों लोगों के नंबर याद, टेलीफोन के नंबर, उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे, जी जी। जबानी याद होते थे उनके नंबर उनके। और बाई नेम जानते थे। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं इस वार्ड का या गांव का आदमी को नाम से ना पुकारते हैं, नाम से पुकारते थे। मैं इतना बड़ा तो मेरे ख्याल में कोई मानव के रूप में एनसाइक्लोपीडिया नहीं देखा जितना उनका था। एक उनकी यात्रा का इतना वो रहता था विदेश का, सैकड़ों, मतलब मेरे ख्याल में कोई देश बचा हो, शायद कोई 2 4 5 बच गए हो। तो उनको सीखने का बहुत था। हाँ, बहुत और सीखने का, कोशिश, बहुत मतलब सीखने को उनके परिवार से अपने डायरी लिखते थे, डायरी लिखते थे बाकायदे लिखते जहाँ थे। जाते थे वहां से कुछ चीज लेकर आते थे। कोई कारखाना देखा तो ये क्या है, मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, हाँ, कैसे मैं कुछ कर पॉसिबल है। सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें कोई दो राय नहीं। देखो उनकी अपनी, ये भी एक अपनी उनकी कन्विक्शन हुआ करती थी। ठीक है, कई बार कोई ऐसी बातें आती थी, चलो हम लोग कहते थे, प्रयास करते थे, उनको जो किसी बात पर लाना होता था ना, बहुत हार्ड टास्क था उनको लेके आना उस बात पर। लेकिन कोई बात मनवानी कि आप ऐसे मत, लेकिन मेरी हमेशा उन्होंने कदर की थी, मेरी हमेशा इज्जत की थी। खास कर कैबिनेट के लिए उन्होंने कह रखा था, कोई ऐसा एजेंडा आ जाए जो तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम जो है ना मुझे उसी टाइम बता देना, ताकि मैं उसको डेफर कर दूंगा। तो कई बार एजेंडे डेफर भी करते थे, कई बार बाद में रीथिंकिंग करके उनको दोबारा भी लाया करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी राय को बहुत अहमियत दिया करते थे। हर चीज़ के अंदर पूरा हिम्मत वो देते थे, हर एक जगह। इनेलो इतनी मजबूत पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टियों में जितने हम देखते हैं, क्षत्रप देखते हैं, सबसे मजबूत पार्टी थी और कार्डर बहुत मजबूत था। और उस कार्डर मजबूत होने की वजह कि आज फिर से पार्टी वो संगठित हो रही है, संगठित, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। वो संगठन होने का रीजन ये है कि वो मजबूती बहुत पहले से थी, उसको बहुत पहले से सींचा गया था। लेकिन डाउनफॉल का रीजन आपको क्या लगता है, बहुत बड़ा कारण क्या लगता है? नहीं, देखो समय बदलता गया और समय के साथ साथ जो पॉलिटिकल लोगों की जो सोच थी और थी वो ही बदलती गई। उनके साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए थे। ये डाउनफॉल का मेन कारण तो यही बना था। उन चीज़ों के साथ जो है ना, वो क्योंकि एक कन्विक्शन लेके चले थे और उस कन्विक्शन में लोग ढलने के लिए समय बदलने के साथ तैयार नहीं थे, उस वजह से जो है ना ये आया। लेकिन ये देखो ना कि इतना डाउन गए और डाउन जाने के बाद कैसे दोबारा राइज किया। 91 में जो है ना हमारी 16 सीटें आई थी और मैं तो कहता हूँ किस तरह से मेरा कद तो जो है ना दोनों ने बढ़ाया। चौ देवलाल जी ने तो जो 87 का चुनाव के बाद जो है ना मुझे कैबिनेट में लिया, पहली कैबिनेट में लिया, अपने साथ सब दिलवाई थी। और मुझे पहले जो है ना महकमे, देखो आप, इंडस्ट्री, टाउन कंट्री प्लानिंग, एक्साइज टैक्सेशन, मैंने कहा चौ साहब ये तो सेठों वाले महकमे, मेरा क्या काम, मेरा तो गाँव के आदमी हूँ, तो गाँव के कोई काम करने के लिए। बोला तेरा कोई बिजनेस तो नहीं है ना? मैंने कहा ना। तो एक्साइज टैक्सेशन सबसे बढ़िया तू चलाएगा, वरना वो अपने पोर्टफोलियो जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती है, जंग होती है। तीनों महकमे दे दिए, इंडस्ट्री भी दे दिए। बोले तेरी तो कोई इंडस्ट्री का रिश्तेदार नहीं है ना जी। टाउन कंट्री प्लानिंग का कहने का मैं इसीलिए तेरे को दे रहा हूं। वैट भी आपने लगाया सबसे पहले? वैट भी आपने लगाया सबसे हाँ, पहले? वो वैट वो चौटाला जी के टाइम था, वो बताऊंगा। वैट का आपको बताऊंगा मैं। चलो ये बता रहा हूँ, सारे महकमे हो गए। उसके बाद जब ये दरियापुर का कांड हो गया तो उन दिनों बहुत भयंकर हुआ था उग्रवाद का। वहाँ उस टाइम 33-34 लोगों को बस से रोक के उग्रवादियों ने मार दिया था, पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर साथ। जी 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 जी। उसके बाद चौ साहब ने कहा कि तुम ये होम मिनिस्ट्री तुम संभालो। अच्छा, होम मिनिस्ट्री दे दी तो मैंने महकमे 2 छोड़ दिए। कह रहे नहीं नहीं जी, इतने बड़े महकमे मेरे पास सारे रहेंगे तो ये मेरे कुलीग है, सारे मेरे से ईर्ष्या रखेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आपके पास बैठे हैं और मिनिस्टर भी बैठे हैं, मेरे सीनियर लोग बैठे हैं। बोला नहीं। लेकिन मैंने बड़ा उनको मतलब वो करके बनाया, मुश्किल से बनाया। होम के साथ मैंने कहा भाई एक महकमा ज़्यादा और दे दो मुझे, मैं इससे फालतू नहीं रख सकता। और मतलब हर बात पर बिल्कुल, बस वो अपने साथ ले जाते हैं। गंगा बह रही थी। हाँ, वो आज सबको सब चाहिए। सारे लोग महकमे के लिए ललायत रहते हैं, पार्टियां बिखर गई, जेजेपी पूरी बिखर गई। वो ये कहते हैं सारे अपने पास समेट लिया। मुझे देते थे, मैं दूसरा पहले वाला छोड़ता था। मतलब इस तरह की चीजें जो है ना, तो इतना उनका मतलब मेरे पर विश्वास था, इतना उनका अफेक्शन था। और ये देखिए मुझे कोठी कौन सी दी, 1 नंबर खुद के पास थी, 2 नंबर मुझे दी। जो आप जो कैंप हाउस है ना, जी जी, ये पहले कैंप हाउस नहीं होता था। अच्छा। 2 नंबर कोठी थी और बीच में दीवार, इतनी छोटी सी दीवार थी। तो जब टेलीफोन आता, उनका लैंडलाइन थे, टेलीफोन आते ही आवाज़ सुनते ही संपत बोले हाजी मैं आया। बोले अच्छा। मैंने थोड़े कहा तुम आओ। मैंने कहा वो टेलीफोन करने का मतलब ही आपका आओ। मैं जाता था उसी टाइम। मतलब पूरी जो आपका रिश्ता था ना दोनों का, जितना मैं आपसे सुन के समझ पाई, बिल्कुल राजनीतिक नहीं था, वो आत्मीय रिश्ता, आत्मिक रिश्ता था, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यार मैं ये आदमी को ये बता दूं आपको, 87 की बता रहा हूँ, जब ये टिकटों में बात आई ना, तो मुझे तो खैर चलो
देना ही था, टिकट दे दी। लेकिन मुझे बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि 87 में घिराया हमारा हल्का था एक, जी जी। और चौधरी साहब मेरे घर गए, मैं था नहीं, मेरी वाइफ थी। कहने लगे बेटी कृष्णा, तुमने न्याय युद्ध में बहुत काम किया है और हमारे पास गिराए में कोई योग्य कैंडिडेट नहीं है, तुम चुनाव लड़ो। अच्छा। उसने कहा दादाजी कहती है, बोले दादाजी में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं दोनों खैर चुनाव में? दोनों चुनाव नहीं लड़ते, एक है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। आजकल कोई इनकार करता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी हवा हो। आजकल वीडियो पे वायरल होते हैं, लोग टिकट कटने पे रोते हैं, बिलख बिलख के सड़क पे लेट जाते हैं, जैसे बड़े बड़े जो मंत्री और रहे, विधायक रहे। वो चौधरी साहब ने जिसके सर पर हाथ रख दिया वो जीत गया 87 में। तो हाँ। क्योंकि 85 सीटें आई थी, बिल्कुल, वो लहर थोड़ी नहीं थी, वो रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाए। उस लहर में भी उन्होंने, हमारे ये नहीं था कि लोग, ये लोग था कि हम अपने बच्चे पाल लें, और फिर लोगों, ये भी दिमाग उनके थी कि एक घर के अंदर हम इस तरह से होंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी था, शर्म थी घर पर। हालांकि मुझे बाद में उन्होंने बताया, मेरे आने के बाद शाम को मुझे घर आया कि दादाजी आए थे, ये कह रहे थे, मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा किया, चलो ठीक है, आपने घर को, मतलब एक घर के साथ लगा हो गया था, इतना आत्मिक, मतलब उनका विश्वास देखो कितनी बड़ी बात होती थी। तो चलो ये चीज़ें हुई, होते होते चलता रहा, और फिर बाद में जो है ना चौधरी देवलाल सारे देश में फैलते रहे, और फैलते फैलते सारे लोगों को इकट्ठा किया, जनता दल बनाया और वीपी सिंह को आगे बढ़ाया। नहीं वीपी सिंह, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वीपी सिंह को आगे बढ़ाने पे आज के युवा भी, उससे पहले की पीढ़ी मुझे लगता है बहुत सवाल उठाते हैं कि क्या क्या जरूरत थी इतने बड़े बलिदान की। नहीं देखिए, वो सक्षम थे, वो सक्षम थे, लोग उनके साथ जुड़े। उनका राजनीतिक जीवन जो है ना, राजनीतिक जीवन शुरू से ऐसा रहा है उनके अंदर। देखिए आपको बड़ा बनना है ना, उनकी एक ही बात होती कि संपत्ति बड़ा बनना है तो आपको बहुत टाइम आएगा, इस टाइम आपको त्याग भी करना पड़ेगा। तो बड़ा तभी बन सकता है, आदमी त्याग करेगा तो बनेगा। आप ये जेजेपी में दुष्यंत चौटाला को लेकर ये एनालिसिस है कि अगर किसान आंदोलन के वक्त दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस लेकर इस्तीफा दे देते तो वो जन नेता जो छवि बनाने की कोशिश की थी ना, गढ़ने की कोशिश की थी चौधरी देवीलाल जैसे, वो हो सकता था। नहीं वो देखिए, लोग कहते हैं ना, वो देखो मैं भी सोचता हूँ ये कि उनके दिमाग में, जैसे वो उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया ना, उनके दिमाग में एक बात थी, उनके दिमाग में ये बात थी कि ये एमएलए तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, आगे दिमाग के अंदर कि 10 एमएलए बन गए थे। लेकिन अगर चौधरी देवलाल का इतिहास देखें तो एमएलए की जरूरत नहीं थी। देखिए कहाँ जो है ना, वो बीच में बात रह गई थी, जो 20 एमएलए बच गए थे। जी जी जी। 20 के बाद फिर डिवीजन आया, चौधरी चरण सिंह ने अलग पार्टी बना ली, चौधरी देवलाल जी की अलग होगी, 12 उनके साथ चले गए, चौधरी देवलाल के पास 8 थे, और 8 से 9वां मैं दाखिल हुआ वहाँ। मतलब लोकदल ज्वाइन मैंने किया, आज़ाद से लोकदल में ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन की। तो चौधरी देवलाल के 9 रत्न कहते थे, ये 9 रत्न है मेरे, और 9 रत्न से कहाँ हुआ 85 पर पहुँच गए थे। ये संघर्ष है, इनके पास तो उम्र भी थी और उस टाइम साधन भी नहीं था। अब तो परमात्मा की दया से घर में साधन भी अच्छे हो गए। तो अगर इस तरह उन पर उस टाइम चले जाते। नहीं लोग ये कह रहे थे, लोगों ये था कि चलो कोई बात नहीं, 2 तो एमएलए रह जाते हैं ना। नहीं एमएलए किसने बनाए? जनता ने, और जनता चाहती कि आप ऐसा कर दो। तो चौधरी देवलाल का यही था, वो कहते जब एमएलए जी भागने लगे ना, भजनलाल जी के टाइम की बात थी जी, तो हम किसी गांव में थे, कहने लगे जी एमएलए तो आपके जा रहे हैं, सरकार जा रही है। बोले कोई बात नहीं, लोग तो नहीं जा रहे कहीं, नहीं जाने दो उनको। तो ये उस टाइम बता रहा हूँ कि जो 9 एमएलए बच गए थे, जो आदमी 9 से जिसके दादाजी परदादाजी 85 तक पहुँच गए, तो और जब तो कोई साधन भी नहीं होते थे, उनके पास कोई अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही पुराना नहीं था कोई उनका, आपके पास तो सब कुछ था। लेकिन चलो वक्त की बात होती है, वो हम बच्चे हैं, मैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये होता तो ये होता कि हाँ कुछ और ही होता, नक्शा कुछ और ही होता। तो वो बात में इस बात में बहुत बड़ा फर्क है ना, अंतर ऐसा था। कहाँ वो कहाँ से ले गए ना। अच्छा मैं कहता हूँ 9 रत्न जिन्हें मुझे सौभाग्य है कि उसमें अब मैं ही बचाऊँ, 8 परमात्मा प्यारे हो गए। खैर बहुत मतलब उन लोगों को उस टाइम बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता था। ये कनेक्शन आप फील करते हैं कि उस चीज़ पे हम क्योंकि आए नहीं थे अभी तक, हिस्ट्री से हमने छुड़ाया है, ये शुरू किया है कि ये भी कोई कनेक्शन है कि आप जब इनेलो को ज़रूरत है, फिर से इनेलो धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ा रही है, उस वक्त आपकी घर वापसी हो रही है? देखिए मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, क्योंकि घर से मैं कभी अलग नहीं हुआ। एक इमोशनल डिफरेंसेस आए थे, वो वक्त ही ऐसा आ गया था। मैं तो ये कहूँगा कि वक्त ही ऐसा आ गया था, और वक्त की वजह से जो है ना एक दूसरे दौर में मुझे जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाके मैंने ये देखा कि एक तरफ तो मैं पहले रीजनल पार्टी में रहा था, वो तो नेशनल पार्टी की तरह से वर्क कर रही थी,
और एक तरफ मैं नेशनल पार्टी में आया, वो रीजनल पार्टी से भी नीचे जा चुकी थी। अल्टीमेटली गिरते 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 वो तो मैंने जो इस्तीफा दिया तो सारे रीजन बताई दिए, उसमें सारी हिस्ट्री बताई उनकी कि करते करते कहाँ आ गई रीजनल पार्टी एक घर में आ गई। एक घर में आ गई, कैद हो गई, मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे। किससे मैंने सारे उसके अंदर बताए हुए हैं, जी जी अपने पढ़े हैं सारे के सारे। जी। चाहे वो आप की पोजीशन आपका जो ये था चुनाव के बाद जो है ना, आप रोहतक तक सीमित हो गए थे या जज्जर तक सीमित हो गए थे, आपके 15 एमएलए आ गए थे। उसके बाद भी जिस तरह राज्यसभा का चुनाव आया, इधर से लोकदल ने समर्थन दे दिया था आर.के. आनंद को, 22 एमएलए थे। आप इतने बड़े राज करके और 67 पार्टियों के एमएलए आपके पास 67 लोग थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वहाँ से आप जो है ना 15 पर आ गए। और उस टाइम अपोजिशन लीडर आप नहीं बन पाए क्योंकि एमएलए अभय सिंह जी के साथ थे। तो अपोजिशन लीडर अभय सिंह बने थे उन दिनों में, क्योंकि चौटाला साहब की तो सज़ा हो गई थी, अंदर चले गए थे, तो ये बने थे। तो 22 और 15 37 एमएलए थे। और वो आर.के. आनंद श्रीमती सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेकर आए थे कि भी लोग तो समर्थन दे रहा है, कांग्रेस समर्थन दे रही है, और कैंडिडेट के रूप में बना दिया गया। उसमें देखिए मैं कहता हूँ कहाँ तक घर में आ गई नेशनल पार्टी, और स्टेट के लीडर उनसे एक माफ़ी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? माफ़ी नहीं मांग रहा है, एक किस्म का अपनी तरफ से उनको एक आदेश ही दे रहा है किस्म का कि मैं तटस्थ रहूँगा। और भाई राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, एमएलए से वोट पड़ने हैं और आप तटस्थ रहोगे तो पार्टी के दूसरे लोग कैसे वोट देंगे? ये हुआ। अमन शाह को पता लग गया कि आज़ाद एमएलए से स्याही बदलवा दी, पेन बदलवा दिया, और बदलवा के जो है ना बाकी वोट सारे कैंसिल हो गए। 37 एमएलए होते हुए, और वो जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेकर आए तो वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी को तो सोचना चाहिए था कि क्या होने लग रहा है ये। और ऐसे कई एपिसोड उसके बाद तो बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, बहुत एक बार फिर आ गया था उसके बाद। इसके बाद 31 एमएलए थे इनके पास में, और 31 एमएलए थे। तो जब आप 2019 के चुनाव थे, पार्लियामेंट के चुनाव, तो 10 की 10 सीट आप हार गए थे। बाद में आप चलो 31 एमएलए हो गया, अपोजिशन लीडर बन गए। फिर राज्यसभा का चुनाव आया। अब राहुल जी बार बार कहते हैं SC/BC कहने से बात नहीं बनती है। ये चौधरी देवलाल से सीखते कि जब हवा तकड़ी थी उस टाइम मेधावी कीर्ति जी ने 87 में फार्म भर दिया था झज्जर से। बाबू जी नाम की पोती थी, झज्जर से फार्म भरा था, और कहा दादाजी मैंने फार्म भर दिया है, मेरी मदद करो। हफ्ता रह गया था चुनाव का, वोट पड़ने का। कहने मैंने कैंडिडेट खड़ा कर रखा है बेटे वहाँ मेरा। फिर उन्होंने चौधरी देवलाल जी ने खुद सोचा कि इतना बड़ी कदर है बाबू जी नाम का, अगर इन पोती को साथ ले लें तो शायद कोई चांस ही ना पड़े कि हमें कोई खोना पड़े कुछ। और उन्होंने मीटिंग करके झज्जर में 7 दिन पहले, भाई बोला मैं मेधावी कीर्ति जी हैं, ये उनकी पोती है बाबू जगजीवन जी को, क्या मैं इसको समर्थन दे दूं तुम चाहते हो तो? सबने जो उन्होंने कहना था वो कह दी, मान लो। और 7 दिन के अंदर मेधावी कीर्ति एमएलए बन गई। कहाँ तो वो आदमी को जोड़ रहे थे, किस तरह जोड़ रहे थे? पंडित बहुदयाल जी के 10-12 आदमियों को टिकट दी थी, और टिकट देने के बाद में पंडित जी कांग्रेस में चले गए। जब तक फार्म में भरे जा रहे थे, नाम वापसी की तारीखें रह रही थी, सब कुछ रह रहा था, लोगों ने कहा कैंडिडेट बदल दो इनके। क्या बड़ी कन्विक्शन थी। बोले मैं नहीं बदलूंगा, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर एक पिन लग गई ना, हवा निकल जाएगी सारी की सारी, कैंडिडेट वही रहेंगे। वही रखे, और बाद में उनको मिनिस्टर तक बनाया। ओम प्रकाश भारद्वाज जी रोहतक के थे, जो हसनगढ़, जो आजकल किलोई हसनगढ़ बोलते हल्का, यहाँ से ब्राह्मण को जिताया। कहने लगे संपत्ति हवा है, और हवा में हम छोटी छोटी जातियों को भी ला सकते हैं, साथ ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हवा नहीं होगी तो ये नहीं जीतेंगे बरादरी के नाते, लेकिन अब इस टाइम जीत जाएंगे तो कल को लीडर बन जाएंगे। नहीं, हुड्डा साहब का जो रोल पहले रहा, आपने जैसे जिक्र भी कर दिया राज्यसभा वाला जो स्याही कांड जो हुआ था, उस वक्त भी आप लोग ये ऐसा फैसला कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, तब उस वक्त भी फैसला कर सकते थे। क्या अब अति हो गई थी इससे ज्यादा? देखिए वो तो उस टाइम तक तो जब मैं तो खैर उस टाइम एमएलए तो था नहीं, लेकिन मैं फिर जब मेरा 2019 का उसके बाद 16 के बाद आया तो मेरे टिकट काट दी गई। टिकट ऐसे काट दी गई कि इतना ग्रुप फैल गए थे आपस में, ग्रुपिज्म की हो गई थी कि भाई ये इस ग्रुप का है, वो इस ग्रुप का है करके 2019 में काटने के बाद जो है ना मेरे दिमाग में ये आई एकदम, मैंने कहा यार ना तो मुश्किल हो रहा है। तो उस टाइम मोदी जी का हिसार आना प्रोग्राम बना था। हाँ जी, हाँ जी। तो चौधरी देवलाल जी की वजह, चौटाला साहब की वजह से मेरे 96 से उनके साथ ताल्लुकात थे।
जब चीफ मिनिस्टर तब भी उनसे टेलीफोन पर कई बार बात हो जाया करती थी। बाद में 2009 के पार्लियामेंट चुनाव मेरे में प्रचार के लिए भी आए थे, तो तब जो है ना उनकी तरफ से मैसेज आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये तो गंगा पानी बहुत बह लिया, वो मोदी जी और थे, ये मोदी जी और थे। अच्छा, और फिर उस वक्त आपको ये डिफरेंस मालूम हो गया था जो आज कहते हैं उनके साथी कहते हैं बहुत पुराने, कि वो मोदी जी कुछ और थे और ये मोदी जी कुछ और? हाँ ठीक है, वो थोड़ा देर मैं जब जाके देखा तो पता लग गया। महेंद्र सिंह जी कहते हैं मतलब। हाँ हाँ, पता लग गया, जाके पता लगा कि क्या हालात है। तो मैंने फिर ये कुछ ये दोनों जो है ना, हुड्डा साहब भी और उनके बेटे भी जो है ना, उन्होंने हुड्डा साहब मेरे पर जोर रखा और उनके बेटे ने जो है ना मेरे बेटे पर जोर रखा, क्योंकि ये दोनों मेयो कॉलेज में पढ़े हुए थे स्कूल में। जी जी। वो इनके सीनियर था, एक क्लास सीनियर था। तो आपस का चलो अच्छे रिलेशन रहे थे वहाँ घर को। वो भी खिलाड़ी था, टेनिस का खिलाड़ी था, ये एथलेटिक्स का था, तो लंबी रेस का। तो उस टाइम कहता भी ये लंबी रेस का घोड़ा था, फलाना था, डिगड़ा था, मतलब फालतू बातें करनी। इन्होंने इमोशनलाइज इतना कर दिया दोनों को कि हम वापस वहीं चले गए घर को। और उसके बाद बार बार उस वक्त वहां से जाते हुए मतलब कांग्रेस में चले गए। हाँ। और फिर चले गए तो बाद में इन्होंने मतलब दीपेंद्र तो कई बार कहता था, बोले अंकल इस बार तो मैं भाई को लड़ाऊंगा चुनाव कर, कभी आप नाराज ना हो जाना। मैंने कहा मैं क्यों नाराज हूँ यार, कोई बात नहीं, भाई तुम्हारा भाई को ले आओ, आगे ले आओ घर को। और ऐसा वक्त आया कि कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया सरसा का, शैलजा जी की मदद कर दी। उसके बाद फिर जो है ना फिर मेरी टिकट काट दी। तो ग्रुपिज्म का शिकार बनाते रहे। वहाँ ये नहीं था कि कोई कन्विक्शन का है, किसी आदमी मतलब को आधार है, उनका साथ देने योग्यता है कि नहीं है। साथ देने की सजा मिली आपको? सजा मिली जी, अच्छी सजा मिली। सजा क्या, अच्छी सजा मिली। मतलब इस तरह से उस उम्र में और 10 साल तक आपको चुनाव न लड़ाया जाए। चुनाव चलो आपको ना लड़ाया जाए, लेकिन आप उन्होंने जैसा आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं बेटे को आपके हाँ कोई बात नहीं, उनको लड़ा देते, लेकिन ना सिर्फ यही कसूर। फिर बाद में जो नाम मैंने पहले आज़ाद का फार्म भर दिया, वापस किया, तो मेरे घर आया था। आए तो फिर उन्होंने तब अपनी ज़बान से ही कह दिया, क्या लगा अंकल सब ठीक चल रहा था, बेटा भी जो बैठा था, मेरी वाइफ भी बैठी थी, बोला सब ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी 2 महीने में आप थोड़ा शैलजा जी के ज़्यादा क्लोज चले गए। अच्छा। अरे मेरे का इतना बड़ा उस टाइम गौरव को इतना गुस्सा आया, फिर इतना रोया ये कि भाई ये काम क्या किया तुमने, मेरे पापा को इस उम्र में तुमने इस वजह से मारा, राजनीतिक मर्डर कर दिया इनका कि तुमने कर कोई, ये कोई वजह थी कोई कर? नहीं, आपके अलावा भी राजनीतिक मर्डर बहुत हुए हैं कांग्रेस में। कितने बड़े बड़े नाम हैं जो छोड़ के चले गए। सारे चले गए। देखो ये बदलाल परिवार था, कांग्रेस का तो वो था, नहीं है, वो चला गया। अरविंद शर्मा नहीं है, कोई नहीं है। बंसीलाल परिवार के साथ क्या किया, वीरेंद्र सिंह साथ क्या किया, राव वीरेंद्र सिंह जी के लड़के राव इंद्र जी उनके साथ क्या हुआ। मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा इतने राजनीतिक मर्डर अपराध इतने मेरे ख्याल में कभी किसी पार्टी में हुआ ही नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस तो ये है कि नेशनल पार्टी ने सोचा ही नहीं कि क्या होने लग रहा तुम्हारे साथ करिए। तो जब आप लोग इतने सारे एलिगेशन लगा के बाहर जा रहे हैं वापस, फिर आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं दशकों की राजनीति के बाद भी, कुमारी शैलजा कैसे सर्वाइव कर रही है वहां पर? कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा ये खुलकर बोल रहे, चौधरी विद्या सिंह तो अभी भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन देखा नहीं बताऊँ कुछ की तो कन्विक्शन है। बताऊँ देखो जहाँ तक शैलजा जी है, मैं सोचता हूँ कि उनके फादर भी जो दलबीर सिंह जी वहीं कांग्रेस में रहे थे, वो कांग्रेस में है, वो एक बाई बर्थ थी मतलब कांग्रेस में है। तो वो अब बोलती है, जब भी मैंने देखा है उनको, देखो चाहे आज मैं अलग पार्टी में हो गया हूँ, लेकिन ये बात मानूंगा उनकी कि वो कांग्रेस के सिवाय अलग जिक्र नहीं करती। हाँ। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये कोई जो कहते हैं ना हम और मैं, ये वो कभी यूज नहीं करती। वो कांग्रेस के शब्द हमेशा यूज करती है। तो इसलिए वो जो है उनका ऐसा हो गया लगाव उनका उस तरह पार्टी से कि उसको छोड़ नहीं सकते। बाकी तंग तो सारे के सारे हैं घर को, सब कैप्टन अजय बहुत तंग है। मतलब बात करेंगे तो वो तंग नहीं, इनके साथ जो बैठे हैं, जो एमएलए जो और बैठे हैं, बने बनाए बैठे हैं, वो भी तंग है। बात करेंगे जो तंग है, और अदरवाइज जो है ना सामने नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि विस्फोट कभी न कभी विस्फोट होगा जरूर घर को। ये बात हो रही थी कि वो बात कहावत नहीं, बुआ कौन खोले, तो बुआ संपत सिंह ने खोल दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुआ खोलने के बाद जो है ना बाकी लोग भी धीरे धीरे सीटिंग एमएलए में आपको लगता है विद्रोह है उस परिवार है? बिल्कुल है उनके अंदर की भावना में है। बाहर ये छोड़ उनके सामने नहीं कर सकते, अंदर है उनके, बिल्कुल है। जो प्राइवेट बात करेंगे ना तो बिल्कुल करेंगे, जब 1 to 1 बात होगी तो बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ इतना जरूर भय है कि वो सीधी कॉल भी नहीं करते। अच्छा। वो ऑडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए फलाना। जैसे मेरे जैसा आदमी कभी रिकॉर्डिंग नहीं, तो हमने सोचा ही नहीं था, हमारी पीढ़ी में कभी नहीं सोचा था ये
कि हम किसी की प्राइवेट बात को इस तरह से कोई। आपसे उनके एमएलए, मतलब अब तो उनके कह रही हो कि आप कांग्रेस छोड़ चुके हाँ, हैं। मेरे साथी आपसे- हैं वो, ठीक अच्छा, है। वो बातचीत करते हैं वो आपसे? करते हैं जी, खूब अपने करते दिल की हैं। बात करते हैं क्या? अभी भी टेलीफोन कईयों आए अच्छा। कि आपने स्टेप तो बहुत बोल्ड उठाया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। कुछ कहते हैं कि थोड़ी देर और देखते, कुछ कहते हैं कि नहीं बहुत आपने बोल्ड स्टेप उठाया, कर दिया। पार्टी अध्यक्ष का टेलीफोन आया राव नरेंद्र सिंह जी का, तो पहले सुबह आया था, मैं उठा नहीं पाया वो था। कहते संपर्क नहीं हो रहा, कल यहीं थे। हाँ, वहाँ उनका टेलीफोन आ गया था, बात हो गई थी। कहने लगा जी मेरा तो अध्यक्ष बनना हुआ और आपने पार्टी छोड़ दी। लेकिन इससे पहले आपकी बात नहीं हुई उनसे? उन्होंने संपर्क नहीं किया? क्योंकि नाराजगी जब नेता प्रतिपक्ष चुने गए, बनाए गए और राव नरेंद्र को जिम्मेवारी सौंपी गई पार्टी की, उस वक्त भी उनसे ये सवाल किया तो था कि बहुत टेलीफोन सारे आया लोग था नाराज। उस मेरे वक्त पास, बातचीत हुई थी? मेरे पास उनका टेलीफोन आया था, तो मैंने मुबारकबाद दी थी उनको, इतनी बातें हुई थी। और एक ये मीटिंग जो, हाँ, यहाँ जो मीटिंग रखी थी, इससे पहले एक मीटिंग थी, इससे पहले वाली, हाँ एक जी। मीटिंग थी। हाँ। तो कहने लगा जो इतनी मीटिंग है, मैंने कहा ऐसा है राव नरेंद्र सिंह, आपसे मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि जब 1980 में मैंने बाई इलेक्शन लड़ा, तभी इनके फादर ने अटेली से लड़ा था, राव बंसी सिंह जी। जी। तो मेरे अच्छे एक ताल्लुकात थे, रिलेशन थे। वो भी 2 बार। तो मैंने कहा कि देखिए मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे तो पार्टी ने द्वारा उसी हाउस को फिर सौंप दी, जिस हाउस के बारे में पार्टी ने कहा था। राहुल गांधी जी ने बयान क्या दिया था, हरियाणा में जो दुर्गति हुई थी ना पार्टी की, पूछा लोगों ने, कहा कि हरियाणा में हमारी कांग्रेस पार्टी की गिरावट की और हारने की वजह ये है कि हमारे जो लोकल नेता हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट आगे रखा और पार्टी का इंटरेस्ट नहीं, पार्टी हित नहीं रखा, अपना हित आगे रखा, निजी हित, ये कहा था। तो उससे हमें थोड़ा सा दिमाग में हुआ था कि हाँ शायद कार्रवाई होगी। देखिए इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा पार्टी के साथ अपराध हुआ, राजनीतिक अपराध हुआ है, पार्टी का किसी को खात्मा करने की जिन लोगों ने साजिश रच ली थी, केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि भी डरे हुए थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लोगों की जबान हम नहीं पकड़ सकते कि है। लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो था, अब क्या था क्या नहीं था वो तो कोई इंक्वायरी करे, पता लगे क्या करे, तो पार्टी करती कर कोई। लोगों ने, सबने जब अलग अलग AICC के और जनरल सेक्रेटरी, ऑब्जर्वर जी आए, वो आए और मीटिंगें ली, बातें सुनी, लेकिन किसी बात पर कोई गौर नहीं किया। हम ये सोच रहे थे कि हाँ इस बार एक्शन होगा, जरूर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि MLAs को देखकर जो है ना डर गए, ये सोचा कि ये MLA इन्हीं के बनाए हुए हैं ज़्यादा, क्योंकि टिकटें तो उन्हीं की थी सारी, तो उनमें 4-5 को छोड़ के तो उन्हीं के बनाए हुए थे। तो उनमें ये इतनी हिम्मत नहीं जग पाए कि शायद ये पार्टी छोड़ के अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जो एक पार्टी, अगर आप इस तरह से एक आदमी की गुलामी करेगा, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी करेगी गुलामी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? अब 3 तो स्टेटों में रह गए और तो रहा नहीं कुछ भी, जोड़ तोड़ करके आपने एक दो के साथ मिलके हो रहा है। आप तो अपने आप तो आ नहीं रहे हैं। अब बिहार इतनी बड़ी स्टेट थी जी, किसी टाइम कांग्रेस की स्टेट हुआ करते थे, आज आप एक किसी के पीछे लग के कोई सीट की कोशिश कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं कल तो वो और जाने। वहाँ पोस्टर से राहुल गांधी का फोटो हटा दिया गया है, इतनी कुव्वत नहीं बची कांग्रेस में। नहीं है ही नहीं। मैं जब भी तो कह रहा हूँ ना कि ऐसी बात होने के बावजूद, मतलब इस तरह क्या है कि वो इतने अब ड्रे हुए कि एक स्टेट उनके हाथों से जान लग रही है। ऑलरेडी फिसल चुका है। हरियाणा खो दिया ना। आज हरियाणा में इतनी जबरदस्त हताशा और निराशा है लोगों में, क्योंकि सब लोगों ने कांग्रेस को विकल्प मान लिया था। बीजेपी से लोग तंग थे। ये नहीं, इनको ये वहम हो गया कि तुम्हारी वजह से लोग तुम्हारे साथ इतने लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये बीजेपी की वजह से साथ लगे हुए, और सब ने एक विकल्प मान लिया। इवन देखिए लोकदल का मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सरसा को छोड़ के बाकी जगह लोकदल वोट कहाँ मिले? कहते हैं ना वोट काटू, कहाँ काटे लोकदल ने? काटे नहीं वोट तो आपने खुद ने काटे। अब उछाना हल्का है, कांग्रेस और बीजेपी से बाहर 60,000 वोट गए, 60,000 वोट आपने खुद हराया अपने कैंडिडेट को। इसी तरह का और बहुत जगह जो है ना टिकट काटी वो अलग है, और बाद में जिस तरह आज़ाद खड़े कर करके और जिस तरीके से हराए गए थे, जो आपसे जिनके साथ थोड़ा वो नहीं बनता था बात, ये तो अलग है। और आपको फिर भी ये रहा कि हम तो बहुत जीत जाएंगे, फिर भी जीत जाएंगे। और एक दो जगह तो इनके जो इनको कैद कर रखा है जिन लोगों ने, उन लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया, जब लोगों ने कहा कि 60 सीट आ जाएगी जी, जैसे लोग जोश में होते हैं, 45 से काम चला लेंगे, 45 कहो 45 से काम चल जाएगा। उनको पूछने वालों 50 भी आती तो बीजेपी सरकार ना बने देती कांग्रेस की, उसी टाइम 15 MLA को तोड़ देते, जैसे नहीं किया था हमारा इसमें आपको मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में नहीं किया। कर्नाटका में कांग्रेस की मेजोरिटी थी, उसके बावजूद MLA को तोड़ के इस्तीफे दिला के और बाई इलेक्शन करा के फिर आगे थे। ये हरियाणा पोजीशन होती। इन्होंने देख लिया कि जैसे 2009 में 40 MLA सरकार बना गए, जब आपकी सेंटर में सरकार थी, आपकी स्टेट में सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार है,
सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना। सारे एमएलए भाग जाते हैं सारे के सारे, कोई कन्विक्शन से जुड़े वाले कौन से लोग थे। बिल्कुल। अब ये कहते हैं बार बार, कई बार कहते हैं कि लोकदल के आने से कांग्रेस खराब होगी, लोकदल पार्टी के लोग ज़्यादा आ गए। अब उनको कोई पूछने वाला हो कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था वो तो सारा बीजेपी में जा लिया, ये तो लोकदल कमजोर होने से लोकदल का वोट बैंक आ गया कांग्रेस के पास। इनका अपना नहीं है वेश, अपना वोट तो आप देखो सारे उधर चले गए। आज जो भी आप देखोगे, नहीं आज तो आप भी हमने तो लोकदल में लड़ी है, तो कांग्रेस देखते थे हम सामने। हाँ जी। उस टाइम दो पार्टी होती थी, कांग्रेस और लोकदल, कांग्रेस लोकदल, दूसरी पार्टी साथ मिलकर आया करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बीजेपी मजबूत हुई और सेंटर में सरकार आई और जिस तरह बदलाव आया, उसके बाद जितना भी कांग्रेस का वोट बैंक था वो सारा का सारा बीजेपी ले गया अपने साथ। ये तो बीजेपी ले गई और इधर से जो है ना, जो लोकदल का वोट था, तो लोकदल कमजोर हुआ तो ये सारा का सारा वोट जो है ना कांग्रेस में चला गया था सारा। तो उनका अपना वोट तो कोई बचा ही नहीं था ना। अब कल को कहाँ किसके सारे बैठेंगे, ये मुझे लगता नहीं कि सर्वाइव कर पाएंगे। कांग्रेस नहीं कर पाएगी सर, नहीं कर पाएगी। इनेलो में क्या फ्यूचर देखते हैं, और स्पेशली अब देखिए इनेलो में आज के दिन मैं कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। आज के दिन मैं ये मान रहा हूँ कि हम जो है कांटों के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन कम से कम हमें मौका तो मिलेगा कांटे हटाने का, वो संघर्ष तो कम से कम संघर्ष करने का मौका मिलेगा। और अब ताला इस बात में बिलीव करते हैं कि मेरी तो पीढ़ियां ऐसी हैं कि जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, कि हमेशा हम राज में तो रहे नहीं, हमने बहुत उठापटक देखी है, ये तो कुछ भी नहीं। जो पार्टी का विघटन हुआ था, परिवार का टूटना, ये बड़ी बात ही परिवार का टूटना, लेकिन पार्टी नहीं देखो क्या विघटन नुकसान तो इसका हुआ है, मैं तो इस नुकसान हुआ, लेकिन संघर्ष मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप अगर संघर्ष करेंगे ना, तो जैसे मैंने बताया ना, जो देवलाल जी खान हुआ एमएलए से जो है ना 85 पर पहुंच गए थे। तो संघर्ष आपको ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ता संघर्ष से निकलता है, ये तो चौदेवलाल जी ने सिखाया था। और उनके बात पर जो चलेगा, उनकी कन्विक्शन को लेके चलेगा, उनके लेगेसी को लेके चलेगा, तो आदमी इन बातों की चिंता नहीं करेगा या तुम्हारे पास कितनी सीट है। वो कोशिश यही करा कि मैं संघर्ष करें, हम लड़ें, सड़कों पर आए। जैसे कांग्रेस पार्टी को साल हो गया, इतना 4 महीने तक भाखड़ा बंद रही, कोई सड़क पर नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। इनको पता था कि लोग सदमे में है, तुम आगे आए, तुम्हारे पीछे पीछे लाइन में कोई नहीं लगेगा, इसलिए नहीं आए। इंसिडेंट में आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। और फिर ये फार्मर वाला, अभी पानी जो भरा, दिवाली से पहले मुआवजा देने की बात थी, मुआवजा दूर की बात, पानी नहीं निकला, लेकिन विपक्ष नजर नहीं आया, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कोई दबाव नजर नहीं। वो बयानवीर तो हैं, बयान देते रहेंगे, जो भी आप लोग मीडिया के लोग छाप देते हैं उस पर अगले दिन रिएक्शन अपना बता देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि गांव में पानी नहीं है। अब ठीक हालात जैसे हैं, फसलें सारी खत्म होगी, घर तक खत्म हो गए, अगली फसल की उम्मीद नहीं है, पानी निकल नहीं रहा है, इतने आपके पास मशीनरी, इतना मतलब इंजन, इतने आपके पास मोटर, इतने आपके पास पाइप्स पुराने टाइम के पड़े हैं गोदामों में, कोई उनको संभालने वाला ही नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, ऑपरेट करने वाला ही नहीं, उनको ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं, कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं है। और सरकार का सब जगह 11 हाजिर मिलती है, एब्सेंट मिलती है, और संत रामलाल जैसे आदमी का नाम आ रहे हैं, देखो कहाँ जेल में बैठा हुआ आदमी है। तो लोग जो कोई देगा, तो हरियाणा प्रदेश के लोग जो है ना वो सवाए देते हैं, वापस देते हैं। कोई और भी लोग हैं ऐसा आपके संपर्क में जो चाहते हो कि वो भी आए आपके साथ फिर से? नहीं, बातें तो बहुत लोग करते हैं, वही कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, इस तरह की बातें करते हैं। चुनाव भी तो नजदीक नहीं ना, फिर देखो नहीं, हाँ वो यही बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी आओगे तो कोई मजबूती करोगे ना। मेरी सोच दूसरी है, क्या आप नजदीक जाओगे तो क्या मजबूती दोगे किसी को? और शायद कुछ लोगों ने आपको ये भी बोला होगा कि ये गलत टाइमिंग है आपकी, इतना बड़ी टाइमिंग का तो बहुत लोगों ने कहा था, टाइमिंग इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, लेकिन मैं मतलब जो अनीस बाब ने मेरे परिवार की हिम्मत मानता हूँ कि बच्चे हैं, इन्होंने तो इतना संघर्ष देखा भी नहीं ना, लेकिन उसके बावजूद उनको पता है, इन्होंने इस मामले में जो मुझे बहुत हौसला दिया कि नहीं आप चलो, मेहनत हम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, आपके पास एक लिगेसी है, उसको लेके चलोगे तो आप जिस पार्टी में आप पैदा हुए थे उस पार्टी को दोबारा आप जो है ना रिवाइव कर सकते हो। और आपको भी लगता है कि बड़े साहब ओम प्रकाश चौटाला जो हैं, उनके बाद अभय सिंह चौटाला ने बहुत अच्छे से पार्टी को संभाला है, चलाया है? नहीं, संभाल के कोई दो राय नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा मैं बताऊँ ना, मेरे जो जीवन में दोबारा सोचने का अंतर हुआ ना, वो जो चौटाला सी साहब की जो है ना, जब एक स्वर्गवास हुए और उस टाइम जो
अस्थि कलश जिलों में आ रहा था, उस टाइम जो मुझे जो कहा गया कि भाई हिसार में आप अस्थि कलश को लेंगे, उस दिन मेरे दिमाग में बहुत बातें पुरानी सारी की सारी घूम गई घर को। और उस टाइम मेरे जज्बात और मेरी फीलिंग और सारी चीज़ें, मुझे पुरानी जितनी सारी चीज़ याद आ गई जब मैंने हाथ में लिया ना, कलश लिया था। हिसार की बात आई है, सर्दियों का टाइम था। मैं सोच नहीं सकता क्या क्या भावनाएं मेरी उस टाइम जगी थी। तब से मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा कि हाँ, अब जो है ना, इस राजनीतिक पार्टी को मेरी जरूरत है। जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने आपको इस परिवार को जो ये आगे लाने बनाया, की जो मेरी जरूरत है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप एक बार आप अभय सिंह जी को आशीर्वाद दे देंगे, उनके पीठ के पीछे खड़े हो जाएंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोगों ने ये बात कही। मैंने कहा यार, वो मेरी इतनी उम्र भी नहीं रही है, वो नहीं रही है। नहीं जी, बोले आपका नाम है, आप उस लेगेसी के आदमी, आप बचे हुए हो। आप अगर ये बेड़ा उठाते हो ना, तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मैंने कहा इतना वर्क मैं नहीं कर सकता, वो उस टाइम और था घर जी जी। तो लेकिन फिर भी जो लोगों ने जिस तरह कहा ना, उससे स्वाभाविक है, हम तो इंसान ही है ना, और बहुत छोटे से परिवार में पैदा हुए हैं। हमने कोई वो देखा नहीं कि गाड़ी घोड़े शुरू से देखे हों कोई घर जी। और वैसे भी अभय चौटाला अपने पिता के निधन के बाद से थोड़ा अलग अलग व्यक्तित्व निकला है और नहीं, देखो जुमारी अब आई है ना, पहले जुमारी नहीं थी इनके। अब हाँ, वही मैं जुमारी है, जुमारी आई है। अब वो पार्टी को परिवार के जैसे देख रहे, परिवार की तरह देख रहे हैं, काम कर रहे हैं कि मतलब ये सोच ये रहे हैं कि आगे जा सकती है पार्टी को, तो मैं चलूंगा तो लोग चलेंगे, साथ चलेंगे। इसीलिए जो है ना, देखो हिम्मत देखो उस आदमी की। चौधरी देवलाल जी की जयंती बनाते हैं और रोहतक में मनाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। इससे भी लोगों के अंदर थोड़ी एक भावना आई है कि हाँ, इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क लिया है और सक्सेसफुली उसको पूरा किया है, तो परिवर्तन आया है। जैसे कुछ लोग कई बार भाषा के बारे में कह देते हैं। मैंने कहा भैया, उनके पास जुमारी क्या थी? पहले चौधरी देवलाल जी, फिर चौटाला साहब थे, और फिर अजय सिंह जो बड़े भाई थे, उन्हीं को इन्होंने नेता मान रखा था। तो इनके अपने पास तो कोई जुमारी थी नहीं ना, सर से बाहर तो ये निकले ही नहीं थे, गए ही नहीं थे कहीं। तो अब जुमारी आई है, तो रोहतक जो इन्होंने बात कही थी, रोहतक जो बोले हैं, लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया है कि हाँ, बदलाव तो आ रहा है। और बाकी मुझे भी ये कहते हैं कि आपके जाने के बाद और बदलाव आ जाएगा जी। जी जी। मैंने कहा चलो, हमारा प्रयास रहेगा। मेहनत संघर्ष वैसा भले आप ना कर पाए, लेकिन कई बार गाइडेंस की जरूरत है, गाइडेंस की वजह की। और जो भी मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी देवलाल जी को जो लिगेसी है ना, जो मेरे से जुड़ी हुई है जी, सबसे बड़ा जो फायदा मैं ये सोचता हूँ कि वो लिगेसी लौटाने का प्रयास करेंगे, और वो लिगेसी लौटेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो टाइम देखा है, खुद हमने एक्टिवली देखा है जी। चलो, अभय सिंह जी तो बच्चे थे, बाहर से देखा है उन्होंने, लेकिन हमने तो देखा है, साथ मिलके काम किया है। पता है हमें कि किस तरह। ठीक है, वो कैपेसिटी नहीं है आज हमें, लेकिन भावना तो है ना, एक कन्विक्शन तो है कि हाँ, उस लेगेसी को हमने ले जाना, आगे ले जाना है, तो एक मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई पॉलिटिकल पारी के लिए। हम तो फिर कहीं घर वापसी है, घर के बुजुर्ग कहेंगे, इनेलो के लोग आपको कल की वापस आ गए हैं, उनको भी एक हौसला मिलता है जिस तरह से पार्टी आज जहां पर है। और आपको इस प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ अभी देना बाकी है, शायद किसी भी पार्टी में आप रहें, क्योंकि आप जैसे राजनेता अब चुनिंदा रह गए हैं, और जो रह भी गए हैं कुछ, तो वो उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है जहां वो कुछ कर पाए। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, कैमरे के इधर भी मिलती हूँ, पीछे मिलती हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें करने का बहुत है कि वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो जन नेता जो थोड़े बहुत बचे हैं, उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक कोशिश है, आप अच्छी दिशा देंगे, मार्गदर्शन देंगे प्रदेश को भी, राजनीति को भी, युवाओं को भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।